आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। आज की पहली बड़ी खबर है पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे को लेकर। पीएम मोदी के इस दौरे से चीन में क्यों खलबली मची हुई है, हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने चुनावी आगाज कर दिया है। इन खबरों के साथ ही आपको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बना रही है। हमारी अगली खबर होगी दिल्ली से जुड़ी हुई। उपराज्यपाल को मिली है नई शक्ति और इससे आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव बढ़ जाएगा। और आखिर में बात होगी रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के सुमी में रूस के विध्वंसक हमले में कितनी तबाही हुई है। एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर है ब्रुनेई से। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ब्रुनेई में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है। पीएम भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन भी किया। सुल्तान हसनल बोल्किया के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। आज पीएम मोदी ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, आज ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई में पीएम मोदी हैं। और साथ ही साथ इस दौरे के साथ पड़ोसी देश चीन में जरूर खलबली मच गई है। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री के दौरे का। और पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वे द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रुनेई पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे जहां उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिया है। पीएम मोदी ने यहाँ भारतीय उच्चायोग के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। शाम को पीएम मोदी राजधानी बंदरसेरी बेगवान में ऐतिहासिक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा उन्होंने किया। पीएम यहां कुछ समय मस्जिद में रुके। यहां उन्होंने एक वीडियो भी देखा और मस्जिद के इमाम से मुलाकात भी की। पीएम मोदी आज ब्रुनेई में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा और आज का कार्यक्रम क्या है ये आपको बता दें। सुबह 8:30 बजे इस्ताना नुरुल ईमान में राष्ट्रपति हसनल बोल्किया से मुलाकात। सुबह 8:20 पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौता होगा। आगे का कार्यक्रम है, बताया जा रहा है कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे के करीब राष्ट्रपति हसनल बोल्किया के साथ भोजन भी करने का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण के दौरे पर हैं। और पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के लिए क्यों अहम है, आपको अब ये भी जल्दी से बताते हैं। भारत ब्रुनेई के संबंध आखिर क्यों है अहम? राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40वीं वर्षगांठ है। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी में अहम संबंध। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में ब्रुनेई का अहम रोल है। ब्रुनेई में भारत का अंतरिक्ष निगरानी केंद्र मौजूद है। आसियान और इंडो पैसिफिक में ब्रुनेई भारत का अहम पार्टनर है। पीएम मोदी के इस दौरे का एक छिपा मकसद चीन को इस इलाके में काउंटर करना भी है। मैप के जरिए आपको कूटनीतिक दाव को समझाते हैं। आपको दिखाएंगे बिग वॉल पर मैप। ये देखिए, यही वो मैप है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ब्रुनेई से चीन पर काउंटर किया जा सकता है। मैप में इस जगह पर मुस्लिम देश ब्रुनेई है। ये देखिए, साउथ चाइना सी सबसे पहले यहाँ, और यहाँ पर ब्रुनेई है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं। ये एक समुद्री सीमा वाला देश है। इस देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है। और अब इसके आसपास के देशों पर नजर डालिए। आसपास अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, चीन और ताइवान मौजूद है। ये पूरा इलाका साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटेजिक और ट्रेड के मद्देनजर ये पूरा क्षेत्र हाईली सेंसिटिव है। चीन इस पूरे इलाके पर अपना दावा जताता है। आए दिन उसकी सेनाएं साउथ चाइना सी के समुद्र में इन देशों की सेनाओं में उलझती रहती है और उसकी इसी दादागिरी से ये सारे देश चीन से नाराज हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, जाहिर है जो डिटेल्स इस वक्त हमने दी है यही वजह है कि पड़ोसी देश चीन खलबला उठा है, खलबली मची हुई है चीन में कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई दौरे पर है। बिल्कुल अंजलि, देखिए ब्रुनेई दुनिया के नक्शे में जिस लोकेशन पर है वो जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद खास है, खास करके साउथ चाइना सी में उसकी पोजीशन हो। और दूसरी बात है कि ब्रुनेई आसियान का मेंबर भी है और एक आसियान पार्टनर के तौर पर ब्रुनेई और भारत के संबंध अच्छे रहे।
लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि बीते 40 साल में आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की यात्रा नहीं की थी। जबकि ब्रुनेई के साथ अगर आप देखें तो आपने बहुत सारी डिटेल बताई, इसके साथ मैं बताऊं कि किस तरह से ब्रुनेई हमारे स्पेस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हमारा एक स्पेस सेंटर वहां है जहां से कि ईस्टर्न डायरेक्शन में जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या जब भी सैटेलाइट को लॉन्च किए जाते हैं तो उन सब की लगातार ट्रैकिंग, निगरानी वो ब्रुनेई के जो इंडियन स्पेस सेंटर है वहां से की जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड जो है सो वो ब्रुनेई के साथ लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती है। मकसद यह है कि अगर हिंद महासागर में भारत की प्रभावी उपस्थिति रखनी है तो ब्रुनेई एक महत्वपूर्ण साझेदार बनेगा। तो इन सब दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत खास है। और आज जब ब्रुनेई के सुल्तान के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी तो उसमें कई डिफेंस और स्पेस के एग्रीमेंट होने की भी संभावना है। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। वहीं एक और खबर है जम्मू कश्मीर से। आज से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू है। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में करेंगे 2 रैलियां। रामबन और अनंतनाग में राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज से कांग्रेस बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है। आपको इससे जुड़ी डिटेल्स बता देते हैं। आज से राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। गूल जम्मू में करेंगे सार्वजनिक बैठक। रामबन अनंतनाग में जनसभाओं में संबोधन भी राहुल गांधी का होना है। राहुल गांधी श्रीनगर में भी करेंगे सार्वजनिक बैठक। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स में 40 बड़े नाम शामिल हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी महराज अहमद, उनसे बात करते हैं। महराज, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो गई है और सबसे पहले राहुल गांधी ही उतर रहे हैं चुनावी प्रचार करने के लिए। क्या तैयारियां इससे जुड़ी? बिल्कुल अंजलि, जहां तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और उसके बाद से कहा जा सकता है कि ये स्टार कैंपेनर है कांग्रेस के और ये 40 बताए जा रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी बताई जा रही है। हालांकि पहला दौरा जो है आज राहुल गांधी का होगा और राहुल गांधी जो है 10 के करीब जो है वहां से दिल्ली से जो है निकलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद पहला ही जो कार्यक्रम है वो रामबन में है, जहाँ पे वो विकार रसूलवानी के लिए जो है कैंपेन शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है अनंतनाग के डूरू इलाके में जो है जो जेनीर के लिए जो है कैंपेनिंग करने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट साबित हो रहा है और दिख रहा है कि जो कांग्रेस है वो अपने स्टार कैंपेनर्स को अपने जो है प्रत्याशियों के लिए जो है जम्मू कश्मीर भेज रही है। और निसंदेह 10 सालों के बाद जो विधानसभा चुनाव है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जो है और कह सकते हैं इच्छुक जो है क्षण बनने जा रहा है और साथ ही साथ जो है राजनेताओं के लिए भी एक काफी बिल्कुल महराज, और यही वजह है कि राहुल गांधी 2 रैलियां करने वाले हैं, सार्वजनिक बैठकें भी कई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई। शुक्रिया आपका महराज पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन संभव है, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही है आम आदमी पार्टी, ये जानकारी है। आज केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा की मुलाकात के दौरान इस पर चर्चा संभव है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन एक अहम सवाल है। राघव चड्ढा केसी वेणुगोपाल में 2 दौर की बैठक होगी। 2 दिन में राघव चड्ढा वेणुगोपाल की बैठक फिर से होगी। राहुल के निर्देश पर गठबंधन को लेकर बातचीत। आम आदमी पार्टी और एसपी से बातचीत के लिए कांग्रेस कमेटी भी बनी है। अजय माकन हुड्डा, दीपक बावरिया कमेटी के सदस्य हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा को भी कमेटी में जगह मिली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटों की मांग की है। आम आदमी पार्टी की हर लोकसभा सीट के लिए 1 सीट की डिमांड है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और बैठक के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। हरियाणा में गठबंधन पर दोनों पार्टियों ने क्या कहा है, सुनते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। एक्सप्लोर करते हैं, राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरखास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। फ़ायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे।
और अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली एलजी के अधिकार बढ़ाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है। राष्ट्रपति ने नियुक्ति का अधिकार दिया है। बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति का अधिकार मिला है। एलजी और दिल्ली सरकार में तकरार बढ़ेगी। तो दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियों में गृह मंत्रालय ने इजाफा कर दिया है। अब वो सभी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय में सदस्यों को चुन सकेंगे और नियुक्ति भी कर सकेंगे। दिल्ली के एलजी की ताकत बढ़ गई है इसके साथ, और इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के साथ अब एलजी की तकरार भी बढ़ सकती है। देखिए, गठन का अधिकार है जिसमें अथॉरिटी बोर्ड में वो शामिल रहेंगे। नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया है। कमीशन, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण में ये राइट्स मिले हैं उनको कि वो नियुक्ति कर सकते हैं। फैसला क्या लिया गया है? राष्ट्रपति ने ये ताकत बढ़ाई है। इसका असर क्या होगा? एमसीडी वार्ड समिति चुनाव के लिए नियुक्ति अब एलजी भी कर सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। फैसला लिया गया जिसमें गृह मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसका असर ये होगा कि पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति एलजी अब कर सकेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय से जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें एलजी और दिल्ली सरकार में तकरार बढ़ सकती है क्योंकि एलजी के पावर्स बढ़ा दिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, जाहिर है कि इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार की नाराजगी एलजी के साथ और बढ़ेगी। क्या रिएक्शन आया है आपकी ओर से? बिल्कुल, देखिए, देर रात ये इस बात फैसले की जानकारी हुई कि राष्ट्रपति द्वारा जो दिल्ली के एलजी हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, उनकी शक्तियां बढ़ा दी गई है। और साफ तौर पर टकराव पहले भी चल रहा था, अब और टकराव बढ़ गया है। और देखिए, न सिर्फ दिल्ली की सरकार बल्कि जो एमसीडी की सरकार है उसमें भी आम आदमी पार्टी है। अब इसका असर क्या होगा तो दर्शकों को बताते हैं कि कल ही दिल्ली के जो मेयर हैं उन्होंने वार्ड के जो कमेटी के चुनाव होने थे, यानी कि आज जो हैं, उसके लिए मना कर दिया था पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर, कहते हुए कि जो पार्षद हैं उनको नामांकन के लिए समय कम मिला है। शाम को ये खबर आई है, उसके थोड़ी देर बाद ही एलजी के निदेशक कमिश्नर ने कह दिया है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी के कहने पर हो गई है और आज नियत समय पर ही चुनाव होंगे। यानी कि जैसी ही खबर आई उसका असर भी दिखने लगा है और साफ तौर पर तय हो गया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी ऐसे बोर्ड होंगे या फिर कमीशन होंगे या निकाय होंगे, एलजी ना सिर्फ उनका गठन करेंगे बल्कि जो उनके मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति भी सीधे तौर पे कर सकते हैं। एक तौर से ये अधिकार पहले दिल्ली की चुनी सरकार है उसके पास था, लेकिन अब ये अधिकार एलजी के पास आ गया है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा अधिसूचना भी जारी की है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फिल्म इमरजेंसी की। बताया जा रहा है कि फिल्म इमरजेंसी की सर्टिफिकेशन पर आज सुनवाई होनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। दोपहर 1 बजे माहिम दरगाह पर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन भी होगा। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग कंगना की फिल्म के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। तो फिल्म इमरजेंसी का क्या होगा, ये विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इस फिल्म में आरोप है। फिल्म में सिखों की गलत छवि दिखाने का आरोप है। ऐतिहासिक तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप है। ट्रेलर में दिखाए गए भिंडरावाले के बयान पर आपत्ति जताई गई है। फिल्म के ट्रेलर को आपत्तिजनक बताया गया है, तो इसलिए फिल्म विवादों से घिर गई और आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। इमरजेंसी पर हंगामा छिड़ा हुआ है। आज क्या होगा? सर्टिफिकेशन की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। मुस्लिम समाज कंगना के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। माहिम दरगाह में दोपहर 1 बजे मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन होगा। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करेंगे। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं वॉर जोन की ओर, जहां बताया जा रहा है कि रूसी सेना का आर्टिलरी एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेन के सुमी में रूस का हमला, नाटो का एमएलआरएस ध्वस्त किया गया है। सुमी में रूसी हमले में वैम्पायर एमएलआरएस बर्बाद। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। जिस वैम्पायर एमएलआरएस को रूस ने तबाह कर दिया है उसे आपको बताते हैं, उसे नाटो देश वैम्पायर क्यों कहते हैं। सुमी में बारूदी बारिश हुई है। RM-70 वैम्पायर पर भारी पड़ी है। किसने बनाया है? चेक रिपब्लिक ने बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है जिसे वैम्पायर कहा जा रहा है? दरअसल 28 फीट की लंबाई है, 8 फीट की इसकी चौड़ाई है। कैलिबर है 122.4 mm का, बैरल 40, फायरिंग रेंज है इसकी 40 किलोमीटर तक की, ऑपरेशनल रेंज है इसकी 400 किलोमीटर तक की। सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल लॉन्च सिस्टम है। दुनिया की कई जंगों में इसे शामिल भी किया गया है। और खार्किव से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। खार्किव के कब्रिस्तान में यूक्रेनी सैनिकों की कब्रें। पोलैंड के एक पत्रकार ने तस्वीर ली है। ये देखिए, ये तस्वीर पोलैंड के पत्रकार की ओर से ली गई है। कहा जा रहा है कि खार्किव के कब्रिस्तान में यूक्रेनी सैनिकों की कब्रें नजर आई।
यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। अमेरिका समेत पूरे नाटो में हंगामा मचा हुआ है। पोल्टोवा पर हमला कर रूस ने पलट दी है बाजी। और यूक्रेन के 6 शहरों पर रूस का जबरदस्त प्रहार हुआ है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी की बॉर्डर के करीब खार्किव और निप्रो पर हमले किए हैं। इसके अलावा पुल्तावा पर भीषण हमला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुल्टोवा में रूसी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि रूस का दावा है कि 400 से 600 तक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। पुल्टोवा के साथ माइक्रोलेव और जपोरिजिया भी लगातार रूस के टारगेट पर है। रिपोर्ट की माने तो रूस के ब्रियांस्क इलाके से यूक्रेन पर 16 इस्कंदर मिसाइलें दागी गई हैं। एयर डिफेंस की मदद से यूक्रेन 9 इस्कंदर मिसाइलों को गिराने में कामयाब रहा। रूसी Tu-95 MS बॉम्बर्स ने भी रूसी सीमा में उड़ान भरी और यूक्रेन पर 14 KH-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 13 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। रूस ने 23 कामिकाज़े ड्रोन से भी हमले किए हैं, लेकिन यूक्रेन 20 ड्रोन गिराने में कामयाब रहा। तो देखिए, रूस का वज्रपात जबरदस्त आघात किया गया है। मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, युद्ध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी यही देखने को मिल रहा है कि रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रूस और यूक्रेन की जो ताकत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से यूक्रेन लगातार नाटो की मदद से बीते 3 साल से रूस से लड़ रहा था, उसमें कुर्स्क में जब घुसपैठ की यूक्रेनी सैनिकों ने, उसके बाद से पुतिन का स्टैंड एकदम अलग हो गया है। पुतिन का कहना है कि एक भी यूक्रेनी सैनिक जब तक रूस की जमीन पर है तब तक अब बातचीत भी कोई नहीं होगी और फिर यूक्रेन को अब इसका दंड मिलेगा। और वो दंड लगातार दिखाई दे रहा है। बीते 1 हफ्ते से जिस तरीके से रूस हमलावर है, जिस तरह खार्किव से लेकर कीव तक अटैक हो रहे हैं, जिस तरह पुल्टावा में अटैक किया गया और पुल्टावा में कहा जा रहा है 400 से 600 सैनिक एक अटैक में मारे गए, यानी वो एक बिल्डिंग में थे, मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और वहां पर अटैक किया गया। बिल्कुल मनीष, जो जानकारी आप दे रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर आप टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं, हमले और तेज कर दिए गए रूस यूक्रेन की इस जंग में, जिसमें देखने को यही मिल रहा है कि यूक्रेन को हर जगह बड़ी चुनौती दे रहा है रूस। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।